हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने पर्टर्बेशन थ्योरीज का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था, जिसमें हमने जाना था कि आखिरकार क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन टर्म का क्या मतलब होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है और क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी हमें क्या करके देती है। मींस हम क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी क्यों पढ़ते हैं। और हमने साथ में ये भी जाना था कि जो फिजिकल सिस्टम्स होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जैसे कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उनमें पर्टर्बेशन कौन करता है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पर्टर्बेशन इन फिजिकल सिस्टम्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। इन सब चीजों को हमने पूरी डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपको टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी या फिर टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी स्टडी करनी है, तो आपको पर्टर्बेशन थ्योरी का इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आपको टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो इस लेक्चर का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। इससे पहले कि हम टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी टॉपिक की तरफ बढ़ें, सबसे पहले आपको कुछ चीजें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम क्या होगा, पर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम क्या होगा। अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ये सारी चीजें जो हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर आप टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का मैथमेटिक्स जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम की। अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास पार्टिकल इन 1D बॉक्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज आप पहले क्लियर कर लीजिए, जो हमारे पास यहां पर दो फिजिकल सिस्टम रहने वाले हैं, एक अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम और एक पर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम। जो हमारे अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए जो क्वांटिटीज होंगी उनके ऊपर हम नॉट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के वेव फंक्शन की बात करनी है तो उसे हम साई नॉट लिखेंगे, ये जीरो का साइन जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। अगर हमें अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए एनर्जी आयन वैल्यूज लिखनी है तो ई की पावर में 0 लिखेंगे। इसी तरह से कोई भी जो नोटेशन यूज होगी यहां पर अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए, उसको आप ऊपर नॉट से शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दिखाना है अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए, तो उसे हम H कैप 0 से शो करेंगे। और अगर हम बात करें पर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम की, तो पर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए हम जो नोटेशंस हैं वो एज इट इज यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए वेव फंक्शन दिखाना है तो उसे हम सिंपली साई से शो करेंगे। अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए अगर हमें एनर्जी को लिखना है तो सिंपल ई से शो करेंगे। और अगर हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखना है पर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए तो उसे हम सिंपली एच कैप से डिनोट करेंगे एंड सो ऑन। मींस जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज यूज होंगी अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम में, उसके ऊपर हम नॉट का साइन लगाएंगे। और जो पर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए फिजिकल क्वांटिटीज यूज होंगी उनके नोटेशंस हम एज इट इज लिखेंगे, जैसे कि होती हैं वो नोटेशंस। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो ही प्रकार के फिजिकल सिस्टम रहने वाले हैं, एक अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम और एक पर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम। तो जहां पर भी आपको ऊपर नॉट का साइन लगा हुआ दिखाई दे तो समझ लेना कि वहां पर अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम की बात हो रही है, और जहां पर आपको सिंपल नोटेशन दिखाई दे तो आप समझ लेना कि वहां पर पर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम की बात हो रही है। तो बात करते हैं कि आखिरकार अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम क्या होते हैं। अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम वो फिजिकल सिस्टम होते हैं जिनके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हमें पता होता है, जिनके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं तो उस प्रकार के फिजिकल सिस्टम के लिए हमें आयन स्टेट्स मींस वेव फंक्शंस की एग्जैक्ट वैल्यूज पता होंगी। हमें उस फिजिकल सिस्टम के लिए एनर्जी आयन वैल्यूज
की वैल्यूज जो हैं वो एग्जैक्टली पता होंगी। ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं अनपट आउट फिजिकल सिस्टम। मींस ऐसे फिजिकल सिस्टम जो कि परफेक्ट होते हैं, आइडियल होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने एक पार्टिकल इन 1D बॉक्स शो किया है। इसके पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को हम V0x से शो करेंगे। जीरो का मतलब यह है कि हम यहां पर अनपर्टर्ब्ड एक आइडियल 1D बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि यहां पर हम एक पार्टिकल ट्रैप करते हैं इस बॉक्स के अंदर, जिसका मास जो है वो स्मॉल m होता है। इस बॉक्स की विड्थ जो है वो x = 0 से x = a तक, मींस इसकी विड्थ जो है वो a रहती है। ये हमारी x एक्सिस होती है। इस बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है वो 0 होता है, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इनफाइनाइट होता है, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इनफाइनाइट होता है। मींस अगर आपकी x की वैल्यू 0 और a के बीच में है, अगर x 0 से बड़ा है बट a से छोटा है, तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है वो 0 होगा। बट अगर x की वैल्यू 0 से कम है या फिर x की वैल्यू a से ज्यादा है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट होता है। तो 1D बॉक्स जो कि एक आइडियल बॉक्स है, यहां पर इसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं किया हुआ है। इसका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है वो हमें एग्जैक्टली पता होता है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूज करके हम इस प्रकार के सिस्टम के लिए ऑलरेडी आयन स्टेट्स एंड एनर्जी आयन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं इस लेक्चर के अंदर, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर हमने देखा था इस प्रकार के आइडियल 1D बॉक्स के लिए जो आयन स्टेट्स होती हैं वो होती हैं psi n = √2/a sin n πx/a, क्योंकि ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है तो ऊपर हमने 0 लगा दिया है। और एनर्जी आयन वैल्यूज का एक्सप्रेशन होता है En0 = n²π²h²2ma²। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये हमें नॉन है इस आइडियल सिस्टम के लिए। ये हमारे पास अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम है। इसके लिए हमें क्या होगा, इसके लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन एग्जैक्टली डिफाइन होगा। इसके लिए हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब हमारे पास इस प्रकार के फिजिकल सिस्टम के लिए आयन स्टेट जो हैं वो एग्जैक्टली नोन होंगी, एनर्जी आयन वैल्यू जो हैं वो एग्जैक्टली नोन होंगी, जैसे कि हमारे पास आइडियल 1D बॉक्स के लिए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस प्रकार के सिस्टम के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना चाहें अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए, तो उसे हम ऐसे लिखेंगे -h²/2m del² psi0 n + v0 psi n0 = En0 psi n0। यहां पर नॉट जो है ये वो शो कर रहा है कि हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी है किसके लिए, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए। तो अगर हम यहां से psi n0 कॉमन ले लें तो यहां पर बचेगा -h²/2m del² + v0 psi n0 = En0 psi n0। तो ये जो आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसे हम h⁻0 से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है -h²/2m del² + v0। ये हमारे पास है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं h0 कैप psi n0 = En0 psi n0। इसकी जगह पर हमने h0 कैप रख दिया है। तो जब भी हम अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, तो वो इस फॉर्म में लिखेंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है बिफोर प्रोसीडिंग टू टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। जब भी हम अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम की श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, जहां पर h0 कैप जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है किसके लिए, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए। देखिए स्टूडेंट सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर चीजों को सिंपल रखने के लिए हम h के ऊपर कैप नहीं लगाया करेंगे, तो सिंपली इसको हम h0 लिखा करेंगे। तो यहां पर भी आप इसको h0 ही लिख लीजिए, क्योंकि बार बार हम कैप नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस सिंबल का यूज बहुत बार होगा। और इस h0 को हम सिंपली हैमिल्टोनियन बोल सकते हैं, हैमिल्टोनियन फॉर अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी
अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए वो हमेशा इस तरह से लिखी जाएगी पूरी की पूरी डेरिवेशन में। जब हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की डेरिवेशन करेंगे तो जहां पर भी अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम की बात होगी तो वहां पर श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखी जाएगी। ये अंडरस्टूड रहेगा कि यहां पर एच नॉट जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जिसको हम सिंपली हैमिल्टोनियन बोला करेंगे, और जिसकी वैल्यू जो है वो ये हुआ करेगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है जब हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं पर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं। पर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम ऐसे फिजिकल सिस्टम होते हैं जिनके लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं होता। अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं है तो इस प्रकार के सिस्टम के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो हम फाइंड नहीं कर सकते, बट श्रोडिंगर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, अप्रोक्सीमेशन मेथड से फाइंड करेंगे। चाहे वो परटर्बेशन थ्योरी का हम यूज करें, चाहे हम किसी और अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करें, मींस इस प्रकार के फिजिकल सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, बट हम श्रोडिंगर इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है इस प्रकार के फिजिकल सिस्टम के लिए, तो हमारे पास इस प्रकार के फिजिकल सिस्टम के लिए जो एनर्जी आयन वैल्यूज होंगी En और जो हमारे पास आयन स्टेट्स होंगी Psion, उनकी वैल्यूज भी एग्जैक्टली हमें पता नहीं होंगी। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क रहेगा कि हमें इस प्रकार के फिजिकल सिस्टम के लिए एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता होंगी, एनर्जी आयन वैल्यूज और एग्जैक्ट आयन स्टेट्स नहीं पता होंगी। तो स्टूडेंट्स इन टर्म्स की हम वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे इस फिजिकल सिस्टम के लिए, इसके लिए हम यूज करेंगे परटर्बेशन थ्योरी का। परटर्बेशन थ्योरी क्या करती है, वो अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए हमें एनर्जी आयन वैल्यूज एंड आयन स्टेट्स फाइंड करके देती है, बट वो यूज किसका करेगी, वो यूज इनका करेगी, इन नॉन वैल्यूज का करेगी। ये आयन स्टेट्स हमें पता है, ये एनर्जी आयन वैल्यूज पता है एक आइडियल 1D बॉक्स की, तो उसकी हेल्प से परटर्बेशन थ्योरी जो है वो हमें ये चीजें जो है वो कैलकुलेट करके देगी पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि हम जिस चीज के रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं वो चीज जो है वो अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम जो है वो इस पर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के आइडेंटिकल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इस 1D बॉक्स में परटर्बेशन करें, परटर्बेशन हम कैसे करेंगे, परटर्बेशन हम करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाके। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 8 तक का डिस्टेंस था। हमने क्या किया, a/2 पर यहां पर एक पोटेंशियल स्टेप दे दिया v0 पोटेंशियल का। तो यहां पर हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन में चेंज कर दिया। तो मींस यहां पर हमारे पास इस 1D बॉक्स में डिस्टर्बेंस आ चुकी है और इस प्रकार के हम बॉक्स को बोलेंगे पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स। पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स बन गया ये, क्योंकि इसके पोटेंशियल एनर्जी में हमने चेंज कर दिया है। V0 यहां पर पोटेंशियल स्टेप हमने दे दिया है यहां पर। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करके इस आइडियल सिस्टम में एक प्रकार का परटर्बेशन दे दिया है, जिसके लिए हमें इस पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स के लिए ना तो आयन स्टेट्स पता है एग्जैक्ट, ना ही हमें एनर्जी आयन वैल्यूज पता है इसकी एग्जैक्ट, क्योंकि हम इस प्रकार के सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। तो हम इस आयन स्टेट्स एनर्जी आयन वैल्यूज की एग्जैक्ट वैल्यूज भी नहीं फाइंड कर सकते, बट हमें ये वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कौन करके देगा, परटर्बेशन थ्योरी फाइंड करके देगी। वो क्या करेगी, इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए वो इन नॉन वैल्यूज का यूज करेगी परटर्बेशन थ्योरी, विद द कंडीशन दैट कि जो हमारा ये पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स है वो इस आइडियल 1D बॉक्स के सिमिलर होना चाहिए। ये भी 1D बॉक्स है, ये भी 1D बॉक्स है, बट ये 1D बॉक्स है विदाउट डिस्टर्बेंस और ये 1D बॉक्स है विद डिस्टर्बेंस, मींस ये पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स है। तो इस प्रकार के पर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम्स के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो हम कैसे लिखेंगे, ठीक ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए लिखी थी। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर पर्टर्ब्ड सिस्टम इज, यहां पर H0 था, नॉट यहां पर अनपर्टर्ब्ड सिस्टम को डिनोट कर रहा था, बट पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए हम सिंपली H लिखेंगे। H Psion इज इक्वल टू En Psion। तो जब भी हमें
पट आउट फिजिकल सिस्टम की टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी होगी तो हम इस फॉर्म में लिखा करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, हमें साइन नहीं पता है, En हमें नहीं पता है, और ये हैमिल्टोनियन जो है वो किसका हैमिल्टोनियन है, इस पट आउट 1D बॉक्स का हैमिल्टोनियन है, जो कि हमें कैसे मिला करेगा, इस जो हमारा अनपट आउट सिस्टम का हैमिल्टोनियन था H नॉट, उसमें चेंज करके मिलेगा। मींस ये वाला H और ये वाला H0 जो है वो आपस में रिलेटेड होंगे। वो कैसे रिलेटेड होंगे वो हम तब बात करेंगे जब हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग बना लीजिए पहले, अनपट आउट फिजिकल सिस्टम, अ फिजिकल सिस्टम फॉर विच वी एग्जैक्टली नो द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन V0 एंड आल्सो नो द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ इट्स श्रोडिंगर इक्वेशन। तो अनपट आउट फिजिकल सिस्टम एक ऐसा फिजिकल सिस्टम होता है जिसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन पता होता है। जैसे हमारे पास आइडियल 1D बॉक्स का पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन की एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हमें पता था। अगर हमें एग्जैक्ट एक्सप्रेशन पता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो इस पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को हम यहां पर पुट करके इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके हम इस n0 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। n0 की वैल्यू फाइंड करके हम एनर्जी In वैल्यूज En0 फाइंड कर सकते हैं। मींस इस प्रकार के फिजिकल सिस्टम के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी हमें मालूम होगा। इट मींस वी एग्जैक्टली नो द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स आयन स्टेट n0, वेव फंक्शन एंड एनर्जी आयन वैल्यूज En0 फॉर सच अ फिजिकल सिस्टम। मींस इस प्रकार के फिजिकल सिस्टम के लिए हमें एनर्जी आयन वैल्यूज En नॉट की वैल्यूज हमें पता होंगी और साइन नॉट के एक्सप्रेशन हमें एग्जैक्ट पता होंगे। इन वेव फंक्शन के एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हमें पता होंगे जहां पर n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 वेरी करेंगे इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आप परफेक्ट और आइडियल 1D बॉक्स, तो अनपट आउट फिजिकल सिस्टम का सबसे सिंपल और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास परफेक्ट आइडियल 1D बॉक्स, जिसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का एक्सप्रेशन भी एग्जैक्टली पता है। इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को जब हम इस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में यहां पर पुट करेंगे तो हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, और उस एग्जैक्ट सोल्यूशन से हमें इन आयन फंक्शंस की, इन आयन स्टेट्स n0 की एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हमें पता चल जाएंगे जो कि ये होते हैं। और इसी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एनर्जी आयन वैल्यूज En0 के एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस भी हमें पता होंगे जो कि ये होते हैं, जहां पर n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 वेरी करती हैं। द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अनपट आउट सिस्टम इज रिटन एज, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो अनपट आउट सिस्टम की कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहां से n0 कॉमन ले लेंगे तो ये जो टर्म बचेगी इसे हम हैमिल्टोनियन बोलेंगे अनपट आउट सिस्टम का, जिसे हम H0 से डिनोट करेंगे। H0 n0 इज इक्वल टू En0 n0। तो जब भी हमें अनपट आउट फिजिकल सिस्टम की टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी होगी तो हम इस तरह से लिखा करेंगे अपनी परटर्बेशन थ्योरी के मेन नोट्स के अंदर। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जहां पर हमारे पास H0 जो है वो इसके बराबर होता है, उसे हम सिंपली हैमिल्टोनियन फॉर अनपट आउट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं पट आउट फिजिकल सिस्टम की। अ फिजिकल सिस्टम फॉर विच वी एग्जैक्टली डोंट नो द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन V एंड आल्सो वी कांट फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ इट्स श्रोडिंगर इक्वेशन। ऐसे फिजिकल सिस्टम जिनके लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ना पता हो और ना ही हम श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर पाए, तो ऐसे फिजिकल सिस्टम को हम बोलते हैं पट आउट फिजिकल सिस्टम। वी कैन ओनली फाइंड द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सच फिजिकल सिस्टम यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी। इस प्रकार के फिजिकल सिस्टम के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो पता नहीं कर सकते, बट परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से श्रोडिंगर इक्वेशन के अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को हम फाइंड कर सकते हैं परटर्बेशन थ्योरी का यूज करके। परटर्बेशन थ्योरी का यूज करके हम इस प्रकार के फिजिकल सिस्टम के लिए आयन स्टेट्स आयन एंड एनर्जी आयन वैल्यूज En का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। परटर्बेशन थ्योरी क्या करेगी, इनके एक्सप्रेशंस को फाइंड करने के लिए वो नॉन वैल्यूज का यूज करेगी, जो नॉन आयन स्टेट्स हैं हमारे पास, जो अननोन एनर्जी आयन वैल्यूज हैं उनका यूज करेगी इन अननोन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। बट जो हमारा कंडीशन ये है कि जो हमारा पट आउट फिजिकल सिस्टम होगा वो इस अनपट आउट फिजिकल सिस्टम के सिमिलर होना चाहिए, तभी परटर्बेशन थ्योरी जो है वो काम कर पाएगी। तो यहां पर हम लाइन लिखेंगे,
In perturbation theory, to calculate unknown ion states, ion energy, ion values, En of perturbed system, we use known values of ion states, ion 0 and En energy ion values En0 of unperturbed system with the condition that unperturbed system should be similar to the perturbed system। तो स्टूडेंट्स परटर्बेशन थ्योरी ने क्या काम करना है, उसने इस परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए En और Psi की वैल्यूज को फाइंड करके हमें देना है। उसके लिए वो क्या करेगी, इन नॉन वैल्यूज का यूज करेगी जो कि हमें अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए एग्जैक्टली पता होंगी, बट कंडीशन यही रहेगी कि जो हमारा परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम है वो अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के सिमिलर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम से परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम में ट्रांजिशन कैसे करेंगे, हम अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम से परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने क्या किया है, यहां पर देखिए, यहां पर हमने इस 1D बॉक्स के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया है। तो यहां पर देखिए जो हैमिल्टोनियन है वो पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करता है। जब हम अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेंगे तो हैमिल्टोनियन चेंज होगा, हैमिल्टोनियन चेंज होगा तो हमें एक नई श्रोडिंगर इक्वेशन देखने को मिलेगी, H psi n इज इक्वल टू En psi n, जो कि परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए होगी। और जो हमारा हैमिल्टोनियन है वो H0 से H में चेंज हो जाएगा फॉर परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम, और जिसकी वजह से हमें नई एक्सप्रेशंस फाइंड करने होंगे किसके, आयन स्टेट्स के एंड एनर्जी आयन वैल्यूज के परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम है वो परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम में चेंज होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने से हमारा हैमिल्टोनियन चेंज होगा। हैमिल्टोनियन जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। टोटल एनर्जी चेंज होगी सिस्टम की तो हमारा सिस्टम में डिस्टर्बेंस आएगी जिसे हम परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम बोलेंगे, जिसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं फाइंड कर पाएंगे, बट इसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से। अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन का फाइंड करने का मतलब ये है कि हमें इस सिस्टम के लिए En और Psi n की वैल्यूज फाइंड करनी है, किसकी हेल्प से, इन नॉन वैल्यूज की हेल्प से। तो ये बेसिक्स जो हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप जो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, उसको समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये हैमिल्टोनियन जो होगा परटर्ब्ड सिस्टम का और ये जो हैमिल्टोनियन होगा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे, क्योंकि हम इस हैमिल्टोनियन में चेंज करके ही इस हैमिल्टोनियन तक पहुंचेंगे। मींस ये H जो है वो ये प्लस समथिंग के बराबर होगा, वो समथिंग क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के अंदर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की शुरुआत हम कैसे करेंगे, इसको हम शुरू करेंगे एक अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम को कंसिडर करके। उस अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम का हमें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन पता होगा एग्जैक्टली, उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें एग्जैक्टली पता होगा। मींस इस फिजिकल सिस्टम के आयन स्टेट्स एंड एनर्जी आयन वैल्यूज के एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हमें पता होंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम से परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम बनाएंगे और उस परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम की आयन स्टेट्स एंड एनर्जी आयन वैल्यूज का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे इस टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग बना लीजिए टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। लेट अस कंसीडर अ अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम फॉर विच पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज एग्जैक्टली नोन। तो यहां पर इसकी शुरुआत हम करेंगे एक अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम को कंसीडर करके, और आप जानते हैं पिछले सेक्शन में आपको समझाया गया पूरी डिटेल में कि अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन हमें एग्जैक्टली पता होता है। द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सच सिस्टम इज रिटन एज, और इस प्रकार के अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम की श्रोडिंगर इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं H0 psi n0 इज इक्वल टू En0 psi n0, जहां पर n की वैल्यू जो है 1 2 3 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। आपको पिछले सेक्शन में बताया है कि H0 क्या है, हमारे पास हैमिल्टोनियन है अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का, जिसकी वैल्यू होती है -h²/2m del स्क्वायर प्लस v0। psi n0 है हमारे पास आयन स्टेट्स ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, En0 है एनर्जी आयन वैल्यूज ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। इस श्रोडिंगर इक्वेशन का हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन पता है, मींस हमें psi n0 की एग्जैक्ट
एग्जैक्ट वैल्यूज पता है, EN0 की एग्जैक्ट वैल्यूज पता है। अब हम क्या करेंगे, इस अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम की हेल्प से हम एक पर्टर्ब्ड सिस्टम तैयार करेंगे जो कि अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के बिल्कुल सिमिलर होगा। जैसे हमने 1D बॉक्स को किया था, एक आइडियल 1D बॉक्स से एक पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स बनाया था। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक आइडियल 1D बॉक्स है और उधर जो है वो एक पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स है। तो आइडियल 1D बॉक्स से अगर आपको पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स बनाना है तो आपको क्या करना होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिस्टरबेंस करना होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को पर्टर्ब करना होगा। जब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी को पर्टर्ब करके वैसी पोटेंशियल एनर्जी बना देंगे, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी में पर्टर्बेशन दे देंगे, तो हमें एक पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेंगे तो सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो चेंज होगा। तो हमारे पर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो इस हैमिल्टोनियन H0 से डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहां पर जो पर्टर्बेशन करेंगे वो इस पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करके करेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे, नाउ इफ वी स्लाइटली perturb potential energy of this unperturbed system then we get a perturbed system which is just similar to the unperturbed system। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास अनपर्टर्ब्ड फिजिकल सिस्टम था जिससे हमने कंसिडर किया था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्लाइड चेंज करना है। जैसे कि आप 1D बॉक्स में कर पा रहे हैं, ये एक आइडियल 1D बॉक्स है, अनपर्टर्ब्ड 1D बॉक्स है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करके आपने वो वाला पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स बना लिया है। तो ऐसा करने पर क्या होगा, सिस्टम का हैमिल्टोनियन चेंज होगा, मींस पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स का जो हैमिल्टोनियन है वो यहां पर इस अनपर्टर्ब्ड 1D बॉक्स के हैमिल्टोनियन से डिफरेंट होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे, और एक खास बात ये होगी कि जो हम पर्टर्ब्ड सिस्टम तैयार करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में डिस्टरबेंस लाके, वो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के बिल्कुल सिमिलर होगा। ये दोनों बॉक्सेस जो हैं वो 1D बॉक्सेस हैं, बट एक अनपर्टर्ब्ड 1D बॉक्स है, एक पर्टर्ब्ड 1D बॉक्स है, बट है दोनों सिमिलर ही। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। पर्टर्बेशन थ्योरी तभी काम करेगी जब पर्टर्ब्ड सिस्टम अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के सिमिलर हो दिखने में और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा ही फर्क हो। द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर पर्टर्ब्ड सिस्टम इज रिटन एज, इस प्रकार के पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल ऐसी ही होगी। यहां पर अपने नॉट के साइन लगाए थे ऊपर, जो कि अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए थे। यहां पर हम विदाउट नॉट लिखेंगे टर्म्स को, H psi n इज इक्वल टू En psi n, जहां पर H जो है वो हैमिल्टोनियन है पर्टर्ब्ड सिस्टम का, psi n जो है वो आयन स्टेट्स है पर्टर्ब्ड सिस्टम की, En जो है वो एनर्जी आयन वैल्यूज हैं पर्टर्ब्ड सिस्टम की। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, इस V0 को चेंज करके, इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को चेंज करके हमने एक पर्टर्ब्ड सिस्टम तैयार किया है। तो V0 चेंज होगा तो हमारा H0 चेंज होगा, H0 चेंज होगा तो हमारा एक नया हैमिल्टोनियन H मिलेगा पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए। मींस इस H और इस H0 में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा, क्योंकि इसी H0 में चेंज करके हम H तक पहुंचे हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वाला H0 अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन और ये वाला H पर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे। अकॉर्डिंग टू टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी H0 एंड H आर रिलेटेड एज, इन दोनों में ये रिलेशन होगा जो कि इस थ्योरी के लिए आपको ध्यान में रखना है। वो होगा हैमिल्टोनियन ऑफ पर्टर्ब्ड सिस्टम H इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम प्लस लैम्डा इनटू H डैश। अब यहां पर लैम्डा है एक पैरामीटर जिसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में होंगी। H डैश क्या है, H डैश है पर्टर्बेशन, इसे हम बोलते हैं सिंपली पर्टर्बेशन। इस H डैश को आप सिंपली पर्टर्बेशन भी बोल सकते हैं, और कई बुक्स में इसको यह भी बोला जाता है H डैश इज इक्वल टू पर्टर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑफ पर्टर्ब्ड सिस्टम। ये हमारे पास पर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन है, और इस हैमिल्टोनियन के पर्टर्ब्ड पार्ट को हम H डैश बोल सकते हैं, या फिर सिंपली इसे हम पर्टर्बेशन बोल सकते हैं। मींस जब आप अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के हैमिल्टोनियन में इतना पर्टर्बेशन देंगे तो आपको पर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन जो है वो मिल जाएगा। सारा खेल जो है वो इस पैरामीटर का है जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, जिसकी वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स, अगर लैम्डा की वैल्यू यहां पर 0 हुई
तो आप देख सकते हैं H और H0 बराबर हो जाएंगे। मींस उस केस में अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन और पर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन जो है वो बराबर हो जाएगा। और अगर हमारे पास लैम्डा 1 हुआ तो उस केस में H0 जो है वो H जो है वो H0 प्लस H डैश के बराबर हो जाएगा। और इस केस में जो हमारा पर्टर्बेशन होगा वो मैक्सिमम होगा जब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मींस 1 होगी। और जब लैम्डा 0 होगा हमारे पास, जब हमारे पास लैम्डा 0 होगा तो उस केस में H और H0 जो है वो बराबर हो जाएंगे। मींस इस केस में अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन और पर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन जो है वो बराबर हो जाएंगे। मींस यहां पर पर्टर्बेशन हुआ ही नहीं होगा। मींस मिनिमम पर्टर्बेशन जो है वो लैम्डा इक्वल टू 0 को कॉरस्पॉन्ड करेगा और मैक्सिमम पर्टर्बेशन जो है वो H इज इक्वल टू H0 प्लस H डैश को रिप्रेजेंट करेगा। मींस वहां पर लैम्डा की वैल्यू जो है वो 1 होगी। मींस अगर लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 1 से 0 की तरफ जाती है तो हमारा हैमिल्टोनियन जो है वो H से H0 की तरफ ट्रांसफर होता है। मींस उस केस में ये वाले दोनों हैमिल्टोनियन जो है वो बराबर हो जाते हैं। पर्टर्ब्ड सिस्टम और अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के हैमिल्टोनियन आपस में बराबर हो जाते हैं और उस केस में जो पर्टर्बेशन होती है वो 0 होती है। वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर व्हिच चेंजेस फ्रॉम 0 टू 1 एज लैम्डा चेंजेस फ्रॉम 1 टू 0, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम H0 टू H। तो स्टूडेंट्स अगर हमारा जो लैम्डा की वैल्यू है वो 1 से 0 की तरफ जाएगी तो उस केस में H0 जो है वो H के बराबर ही हो जाएगा। बट अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम हुई तो उस केस में H जो है वो H0 प्लस H डैश के बराबर होगा और इस केस में हमारी पर्टर्बेशन जो है वो मैक्सिमम होगी। तो स्टूडेंट्स अब देखिए जो हमारा हैमिल्टोनियन है पर्टर्ब्ड सिस्टम का वो लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। ये H जो है पर्टर्ब्ड सिस्टम का वो लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है तो पर्टर्ब्ड सिस्टम के जो आयन स्टेट्स हैं ये भी लैम्डा पर डिपेंड करेंगी और जो हमारे पास एनर्जी आयन वैल्यूज हैं पर्टर्ब्ड सिस्टम की वो भी लैम्डा पर डिपेंड करेंगी। क्योंकि हमारे पर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन लैम्डा पर डिपेंड कर रहा था अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो हमारे पास आयन स्टेट्स आयन और एनर्जी आयन वैल्यूज En पर्टर्ब्ड सिस्टम की वो भी लैम्डा पर डिपेंड करेंगी। तो आप यहां पर लिखेंगे लाइन देयरफॉर आयन स्टेट्स En एंड एनर्जी आयन वैल्यूज En ऑफ दिस पर्टर्ब्ड सिस्टम विल आल्सो डिपेंड ऑन पैरामीटर लैम्डा। तो En और En जो कि आयन स्टेट्स है, एनर्जी आयन वैल्यूज हैं किसकी, पर्टर्ब्ड सिस्टम की, वो भी लैम्डा पर डिपेंड करेंगी। सो वी कैन एक्सपेंड En एंड En इन टर्म्स ऑफ लैम्डा सच दैट, तो हम En और En को लैम्डा की पावर्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। वो एक्सपेंशन आपको ध्यान रखनी है। कैसे करेंगे एक्सपेंड? जो हमारा आयन स्टेट होगी पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए उसे हम कैसे लिख सकते हैं? उसे हम लैम्डा की पावर्स में लिख सकते हैं। साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0 साइन 0 प्लस लैम्डा की पावर 1 साइन की ब्रैकेट में यहां पर 1 प्लस लैम्डा 2 साइन 2 प्लस सो ऑन, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पर लैम्डा 0 जो है वो एक लैम्डा से इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगी क्योंकि लैम्डा 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। साई एन 1 क्या है यहाँ पर? साई एन 1 को हम बोलते हैं, ये साई एन की पावर 1 नहीं है, इस 1 का कुछ और मतलब है यहाँ पर। ये साई एन 2 ये पावर 2 नहीं है यहाँ पर, इस 2 का मतलब यहाँ पर कुछ और है। इसको आप साइन एन स्क्वायर मत बोलिएगा, इसको साइन एन की पावर 1 मत बोलिएगा, ये साइन एन 2 बोलिए, सिंपल इसको साइन एन 1 बोलिए। देखिए स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हमें यहां पर आना होगा। अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की आयन स्टेट्स हमारे पास ये थी साई एन 0, पर्टर्ब्ड सिस्टम की आयन स्टेट्स हमारे पास साई एन है। मींस जब हम अनपर्टर्ब्ड सिस्टम में डिस्टर्बेंस देंगे और पर्टर्ब्ड सिस्टम की तरफ जाएंगे तो आयन स्टेट जो है वो साई एन 0 से साई एन की तरफ ट्रांसफर होंगी। मींस ये हमारी अननोन आयन स्टेट्स हैं पर्टर्ब्ड सिस्टम की और ये हमारे पास नॉन आयन स्टेट्स हैं अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की। तो हमने क्या करना है, इस पर्टर्बेशन का जो अफेक्ट होगा इन आयन स्टेट्स के ऊपर वो हमें देखना है कि पर्टर्बेशन के कारण इन आयन स्टेट्स पर हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा और हमें कौन कौन सी साइन की जो है न्यू वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगी पर्टर्बेशन के कारण। उसको दिखाने के लिए हम इस साइन 1 एंड साइन 2 को लिखते हैं। साइन 1 यहां पर एक्चुअली क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है इन वेव फंक्शन ऑफ nth स्टेट। साइन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन रिप्रेजेंट कर रहा है वेव फंक्शन ऑफ nth स्टेट। अगर ऊपर 0 लिखा है तो ये वेव फंक्शन है nth स्टेट का किसके लिए,
अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का। अगर हमारे पास सिंपली साई एन लिखा है तो ये वेव फंक्शन है nth स्टेट का, किसके लिए? पर्टर्ब्ड सिस्टम का। तो पर्टर्बेशन के कारण जो nth स्टेट के वेव फंक्शन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें स्टडी करना है। ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन भी हो सकती है और सेकंड ऑर्डर करेक्शन भी हो सकती है, आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर करेक्शन तक है, तो इसलिए हमने साई एन 2 तक ही लिखा है, साई एन 3 वाली टर्म नहीं लिखी है। साई एन 1 यहां पर है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन ऑफ nth स्टेट। टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी में आपको इस साई एन 1 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। साई एन 2 है हमारे पास सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन ऑफ nth स्टेट, आपको इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जब जाकर आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा, जब आप साई एन 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, साई एन 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से जो हमारा En होगा, एनर्जी आयन वैल्यूज होंगी पर्टर्ब्ड सिस्टम की, उसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा की टर्म्स में लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे लैम्डा की पावर 0 En की पावर 0 प्लस लैम्डा की पावर 1 साई नहीं, E आएगा आपकी बार, एनर्जी को एक्सपैंड कर रहे हैं, En1 प्लस लैम्डा स्क्वायर En2 एंड सो ऑन। अगेन En1 क्या होगा? En1 हमारे पास होगा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आयन वैल्यू ऑफ nth स्टेट। En हमारे पास क्या है? एनर्जी आयन वैल्यू है आयन स्टेट की। तो अगर इसके ऊपर 1 लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इसे हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आयन वैल्यू ऑफ nth स्टेट। इसी तरह से जो En2 होगा वो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आयन वैल्यू ऑफ nth स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा एंड सो ऑन। आपके सिलेबस में इस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आयन वैल्यू को भी निकालना है। टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से इस सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आयन वैल्यू ऑफ nth स्टेट को भी निकालना है पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से। तो इस लेक्चर में हम इन दोनों की वैल्यूज भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में हमें करना क्या है। इस साई एन 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस साई एन 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, En1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, En2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तब जाकर आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा। आपको एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन निकालने को भी बोल सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन निकालने को भी बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आयन वैल्यू निकालने को भी बोल सकते हैं बाय यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, या सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आयन वैल्यू भी निकालने को बोल सकते हैं। तो बेसिकली आपको इन चारों पैरामीटर्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है इस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स साई एन और En को हमने लैम्डा की पावर्स में यहां पर एक्सप्रेस कर दिया है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। इस लैम्डा की पावर 0 को मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि लैम्डा की पावर 0 जो है वो 1 होती है, तो इसको हम सिंपली इस तरह से लिखेंगे, साई एन और En को लैम्डा की टर्म्स में इस तरह से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो टर्म्स हैं कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये वाली यहां पर आपको लैम्डा नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो टर्म्स लैम्डा पर डिपेंड नहीं करेंगी उन्हें हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर टर्म्स। ये हमारी जीरो ऑर्डर टर्म है, ये हमारी जीरो ऑर्डर टर्म है, ये जीरो ऑर्डर टर्म है वेव फंक्शन के लिए, ये जीरो ऑर्डर टर्म है एनर्जी आयन वैल्यू के लिए। बेसिकली साई एन 0 जो है और En 0 जो है ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की टर्म्स हैं, ये आयन स्टेट्स है अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की, और ये आयन स्टेट एनर्जी आयन वैल्यूज हैं किसकी? अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की। तो साई एन 0 एंड En 0 जो कि लैम्डा से इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर टर्म्स या फिर अनपर्टर्ब्ड टर्म्स। वेयर द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर टर्म और अनपर्टर्ब्ड टर्म्स। तो हमारी ये वाली जो टर्म है, ये वाली और ये वाली जो कि लैम्डा से इंडिपेंडेंट है, इसे हम जीरो ऑर्डर टर्म बोलेंगे या फिर अनपर्टर्ब्ड टर्म्स बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म जो हैं वो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम से रिलेटेड हैं। और जो हमारी टर्म्स लैम्डा की पावर 1 पर डिपेंड कर रही हैं, ये वाली इन्हें हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्ब्ड टर्म्स। तो साई एन 1 और En1 जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्ब्ड टर्म्स हैं। इसी तरह से जो टर्म्स लैम्डा की पावर 2 पर डिपेंड करेंगी जैसे कि साई एन 2 एंड En2, ये हमारी होंगी कौन सी टर्म्स? सेकंड ऑर्डर पर्टर्ब्ड टर्म्स होंगी एंड सो ऑन। आपको सेकंड ऑर्डर पर्टर्ब्ड टर्म्स तक इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी में आपको साई एन 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन ऑफ nth स्टेट फाइंड करना है, En1 की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आयन वैल्यू ऑफ nth स्टेट फाइंड करना है, साई एन 2 फाइंड करना है, मींस सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन ऑफ nth स्टेट फाइंड करना है, En2 फाइंड करना है, मींस सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आयन वैल्यू ऑफ nth स्टेट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस
पहले हम सबसे पहले इस En1 को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, En1 को, जो कि है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आयन वैल्यू ऑफ एनएस स्टेट। मींस पर्टर्बेशन के कारण जो हमारे सिस्टम की एनर्जी आयन वैल्यू है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा पर्टर्बेशन का, वो हमें निकालना है। और इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए हमें क्या क्या मैथमेटिक्स करना होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट सेक्शन में हमने थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन में H, साइन और En की वैल्यूज लिखी थी, उसे हम सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे। यहां पर H की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, यहां पर साइन की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, यहां पर En की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, और यहां पर साइन की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली अगेन। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3, 4 एंड 5 इन 2 वी गेट। तो इस H की जगह पर हम पुट करेंगे H0 प्लस लैम्डा H डैश। ये डैश है, 1 नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। H के ऊपर डैश है ये, जो कि पर्टर्बेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर साइन की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, साइन 0 प्लस लैम्डा साइन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर साइन 2 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू, यहां पर En की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास En 0 प्लस लैम्डा En की पावर En 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर En 2 प्लस अप टू सो ऑन। यहां पर अगेन साइन की वैल्यू पुट करेंगे साइन 0 प्लस लैम्डा साइन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर साइन 2 प्लस सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इस H0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो हमें क्या मिलेगा, H0 को साइन 0 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, प्लस लैम्डा एक नंबर है और नंबर को हम आगे लिख देते हैं लैम्डा को, लैम्डा एक कांस्टेंट टर्म है। H0 को साइन 1 के साथ लिख दिया, प्लस लैम्डा स्क्वायर भी एक नंबर होगा तो H0 को साइन 2 के साथ लिख दिया, प्लस सो ऑन। हमने लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स तक ही लिखना है, उसके आगे वाली टर्म्स जितनी भी होंगी उसमें हमने डैश कर देना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई करते समय। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस लैम्डा H डैश को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे हमें क्या क्या मिलता है। लैम्डा H डैश को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला लैम्डा H डैश साइन 0, फिर लैम्डा H डैश को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर H डैश साइन 1 प्लस, अब लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर से करेंगे तो लैम्डा क्यूब वाली टर्म आएगी, वो लैम्डा क्यूब वाली टर्म हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म तक ही लिखेंगे, प्लस ऑन एंड ये आ जाएगा हमारे पास। तो इस दोनों टर्म्स को इनसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स तक ये वाली टर्म्स हमें देखने को मिलेंगी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, En0 को पहले इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे 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 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे 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 मल्टीप्लाई करेंगे और कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, जहां तक हमारे पास लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म आ रही होगी। तो हम En0 को पहले साइन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, En0 साइन 0, फिर हम इस En0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लैम्डा En0 साइन 1, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लैम्डा स्क्वायर En0 साइन 2 प्लस सो ऑन। इसी तरह से हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा En की पावर 1 साइन 0 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, En1 साइन 1 आ गया प्लस सो ऑन। तो जब हम लैम्डा वाली टर्म को लैम्डा स्क्वायर से करेंगे तो लैम्डा क्यूब आएगा, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करना स्किप कर देंगे। इसी तरह से अब हम इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जब तक लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं। लैम्डा स्क्वायर आ गया, यहाँ पर En2 साइन 0 आ गया, फिर लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर से करेंगे तो लैम्डा क्यूब आएगा, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लैम्डा स्क्वायर को लैम्डा स्क्वायर से करेंगे तो लैम्डा 4 आएगा, वो भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म तक लिखना है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही टर्म मिलेगी, इसे हम लेते हैं स्टार इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स बिना लैम्डा के मिल रही हैं, कुछ लैम्डा की पावर 1 के साथ मिल रही हैं, कुछ लैम्डा की पावर 2 के साथ मिल रही हैं। अब हम इनको बारी बारी से कंपेयर करना शुरू करेंगे। पहले हम कंपेयर करेंगे लैम्डा की पावर 0 टर्म्स को, मींस कांस्टेंट टर्म्स को ऑन बोथ साइड्स। अब हम ऐसी टर्म्स कंपेयर करेंगे दोनों तरफ जिसमें लैम्डा नहीं है। एक टर्म हमारे पास ये है और राइट हैंड साइड में एक टर्म हमारे पास ये है, तो H0 साइन 0 विल बी इक्वल टू En0 साइन 0 आ जाएगा। तो बिना लैम्डा के सिर्फ हमारे पास ये दो टर्म्स थी, लेफ्ट हैंड साइड में ये थी, राइट हैंड साइड में ये थी। अब हम लैम्डा की पावर 1 वाली टर्म्स कंपेयर करेंगे स्टार इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा की पावर 1 वाली टर्म एक हमारे पास ये है, पहले ये लिख देते हैं, यहां पर कोफिशिएंट लिखना है हमने सिर्फ उसका H0 साइन 1, H0 साइन 1। इसी तरह से यहां पर लैम्डा की पावर 1 वाली टर्म ये है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो यहां पर है हमारे पास H डैश
साई एन 0। इसी तरह से यहां पर हमारे पास लैम्डा की पावर 1 वाली टर्म ये है जो कि है En0 साई एन 1, ये हमारी राइट हैंड साइड में है। प्लस इसी तरह से एक टर्म हमारे पास ये है जो कि है हमारे पास En1 साई एन 0, वो हमने यहां पर लिख लिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई 7th इक्वेशन। अब हम लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स कंपेयर करेंगे, इन सर्कल्स और इन स्क्वायर्स को छोड़ के बाकी जो भी बचा है वो लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स हैं। तो बात करते हैं राइट हैंड साइड की, जो कि हमारे पास पहली टर्म है लैम्डा स्क्वायर वाली H0 साई एन 2 प्लस H1 साई एन 1। इसी तरह से जो हमारे पास राइट हैंड साइड में लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स हैं वो है En0 साई एन 2। इसी तरह से एक टर्म हमारे पास यहाँ पर ये है ये वाली En1 साई एन 1, और लास्ट टर्म हमारे पास लैम्डा स्क्वायर वाली ये है En2 साई एन 0। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस के बाद अब हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। जो हमारे यहाँ पर एनर्जी लेवल्स लिखे हुए हैं साई एन 0, जो भी हमारे पास आयन स्टेट्स हैं साई की टर्म्स में जो भी हैं, वो हमारे पास हमने यहां पर मेंशन नहीं किया कि ये नॉन डीजनरेट आयन स्टेट्स हैं या डीजनरेट आयन स्टेट्स हैं। तो जो हमारी स्टेट्स हैं वो आयन स्टेट जो है वो नॉन डीजनरेट भी हो सकती हैं, डीजनरेट भी हो सकते हैं। तो दोनों के लिए हमें टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी अलग से डिस्कस करनी होगी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी नॉन डीजनरेट केस के लिए, जब हमारे पास आयन स्टेट्स नॉन डीजनरेट होंगी। अब ये नॉन डीजनरेट आयन स्टेट्स क्या होती हैं इसको समझने के लिए देखिए, हमारे पास अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी वो ये थी, H0 साई एन 0 इज इक्वल टू En0 साई एन 0। हम अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की आयन स्टेट्स की ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट्स हमें पता हैं। उन रिजल्ट्स को यूज करके ही हमें पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए आयन स्टेट्स और एनर्जी आयन वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की श्रोडिंगर इक्वेशन की, जो कि ये थी। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H0 को साई एन 0 पर ऑपरेट कर रहे थे तो हमें ये वाली एनर्जी आयन वैल्यू मिल रही थी, और यहां पर आयन स्टेट जो है वो यहां पर वही मिल रही थी जो यहां पर है। अगर हम इस H0 ऑपरेटर को किसी और आयन स्टेट पर ऑपरेट करें, तो अगर हमें एक डिफरेंट आयन एनर्जी आयन वैल्यू मिले और आयन स्टेट यहां पर वही रहे जो यहां पर है, तो इस प्रकार के एनर्जी लेवल्स को, एनर्जी स्टेट्स को, मींस जो यहां साई एन 0 होगा और जो हमारे पास साई एम 0 होगा, ये नॉन डीजनरेट आयन स्टेट्स होंगी, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें एनर्जी आयन वैल्यू मिल रही है वो En0 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें एनर्जी आयन वैल्यू मिल रही है वो डिफरेंट है, जो कि है Em0। मींस हर एक आयन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी देखने को मिल रही है। तो ऐसी आयन स्टेट्स को, ऐसी आयन एनर्जी लेवल्स को हम बोलते हैं नॉन डीजनरेट आयन स्टेट्स या फिर नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स। तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए हमने टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को डिस्कस करना है। तो आप हेडिंग ना लीजिए, फर्स्ट पॉइंट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स या फिर आयन स्टेट। तो पहले आप डेफिनेशन लिख दीजिए कि हमारे पास नॉन डीजनरेट आयन स्टेट्स क्या होती हैं। इफ देयर इज ओनली वन स्पेसिफिक एनर्जी आयन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच आयन स्टेट फॉर द अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, देन सच आयन स्टेट्स आर कॉल्ड नॉन डीजनरेट आयन स्टेट्स। अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर आयन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही एनर्जी आयन वैल्यू है, जैसे साई एन नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग En0 एनर्जी आयन वैल्यू थी, इसी तरह साई एम 0 कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें एनर्जी आयन वैल्यू मिल रही है वो Em0 है। तो इस प्रकार की स्टेट्स को हम बोलते हैं नॉन डीजनरेट आयन स्टेट्स। तो अब हम इन स्टेट्स के लिए टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, En1 से डिनोट किया था। तो हमें पहले En1 का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करना होगा। परटर्बेशन के कारण जो एनर्जी आयन वैल्यूज हैं nth स्टेट की, उस पर क्या डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगा, क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा, वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, जिसे हम En1 से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 7, क्योंकि इसमें En1 का एक्सप्रेशन आ रहा है, और या फिर हम यूज कर सकते हैं En1 वाला ये वाला एक्सप्रेशन, मींस जो कि 8th इक्वेशन में है। मींस या तो हम 7th इक्वेशन को यूज करें या फिर 8th इक्वेशन को यूज करें En1 की वैल्यू को निकालने के लिए। बट 7th और 8th इक्वेशन में से जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, जो सिंपल इक्वेशन है, जिसको सॉल्व करना, जिससे कैलकुलेशन करना हमारा आसान रहेगा,
वो 7th इक्वेशन है। 8th इक्वेशन में कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, बल्कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं राइट हैंड साइड में। तो हम 7th इक्वेशन का यूज करके en1 की वैल्यू निकालेंगे। तो en1 की वैल्यू 7th इक्वेशन से निकालने के लिए 7th इक्वेशन को हमें डिराक नोटेशन में लिखना होगा। हमें पता है अगर हमारे पास कोई स्टेट है साई n, उसको हमें डिराक नोटेशन में लिखना है तो इसे हम कैट ब्रैकेट में लिखते हैं। कैट ब्रैकेट ऐसी होती है, स्ट्रेट लाइन, ये एंगल ब्रैकेट, इसको उसमें डाल देते हैं। तो डिराक नोटेशन जो है साई n की वो ये होती है, ये होती है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जितनी भी आयन स्टेट्स हैं उन्हें हम कैट ब्रैकेट में डाल देंगे तो 7th इक्वेशन की डिराक नोटेशन हमें मिल जाएगी। इन डिराक नोटेशन इक्वेशन 7 कैन बी रिटन एज H0 तो ऐसे ही रहेगा, और इस साई n1 को हम कैट ब्रैकेट में डाल देते हैं। इस एक प्लस भी है हमारे पास, प्लस H डैश, इस साई n0 को कैट ब्रैकेट में डाल देते हैं। इस इक्वल टू en0 तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास। इस साई n1 को कैट ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस en1 ऐसे ही रहेगा हमारे पास, और साई n0 को हम कैट ब्रैकेट में डाल देते हैं। आपको सिर्फ वेव फंक्शंस को ही कैट ब्रैकेट में डालना है, ना तो आपको हैमिल्टोनियन को कैट ब्रैकेट में डालना, ना ही आपको एनर्जी वैल्यूज को कैट ब्रैकेट में डालना है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ये वाली, ये डिराक नोटेशन है इक्वेशन नंबर 7 की। हमने क्या किया, जहां जहां वेव फंक्शन था उसको हमने कैट ब्रैकेट के अंदर डाल दिया 7th इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रा साई n0 से। अगर हमें साई n0 को ब्रा ब्रैकेट में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं साई n0, इसे हम बोलते हैं ब्रा साई n0। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, हर एक टर्म के लेफ्ट हैंड साइड में इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस ब्रा साई n0 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ब्रा साई n0 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो स्टूडेंट्स हर एक टर्म के लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये लिख देना है ब्रा साई n0, यहां पर H0 है, यहां पर साई n1 है, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये टर्म आ गई, प्लस इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ब्रा साई n0 H डैश फिर साई n0, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद en0 तो एक नंबर होगा, एनर्जी है, ये एनर्जी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो en0 को तो हम पहले लिख देते हैं और इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रा साई n0 साई n1, प्लस en1 भी एक नंबर होगा, ये भी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम पहले लिख देते हैं। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रा साई n0 साई n0, ये आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस इक्वेशन के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड से साई n0 ब्रा ब्रैकेट के अंदर लगाकर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आ गया है। अब हम यहाँ पर कुछ रिजल्ट यूज करेंगे। अगर हमारे पास साई और साई है, उसका इनर प्रोडक्ट है तो वो 1 होगा। सेम फंक्शन का सेम फंक्शन का इनर प्रोडक्ट 1 होगा, सेम फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन फाई के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा। अगर आपको यहाँ पर सेम फंक्शन है, यहाँ भी सेम फंक्शन है और बीच में h है तो ये वैल्यू नॉन जीरो होगी। अगर यहाँ पर साई है, यहाँ पर फाई है और बीच में h है तो ये हमारे पास 0 होगी। तो इन चारों रिजल्ट को 1 2 3 4 इन चारों रिजल्ट को यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर साई n0 है और यहाँ पर साई n1 है, साई n1 है, 1 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर। तो ये स्टेट डिफरेंट है, ये साई n0 स्टेट है, ये साई n1 स्टेट है। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर साई है, यहाँ पर फाई है, मीन स्टेट्स का डिफरेंस है यहाँ पर, तो हमें 0 देखने को मिलता है। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये टर्म 0 हो गई। उसके बाद हमारे पास ये साई n0 h डैश साई n0, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नॉन जीरो वैल्यू होगी, मीन्स ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ये आ गया हमारे पास साई n0, क्योंकि ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट सेम है। अगर ये स्टेट सेम है, बीच में कोई भी हैमिल्टोनियन है, तो इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर साई n0 है, यहाँ पर साई n डैश है, ये स्टेट डिफरेंट है, ये स्टेट डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम ये रूल लगाएंगे। अगर हम
दो डिफरेंट स्टेट्स का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो इससे ये मल्टीप्लाई होकर ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इक्वल टू में जीरो आ गया, प्लस उसके बाद ये साइन जीरो है, ये साइन जीरो है, दोनों स्टेट सेम है और दोनों सेम स्टेट्स का जो इनर प्रोडक्ट होता है हमारे पास वो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस En 1 इंटू 1 आ जाएगा, तो आपके पास सिंपली ये आ जाएगा 0 प्लस साइन जीरो एच डैश साइन जीरो इज इक्वल टू में आपके पास बचा है सिर्फ En1 इस जीरो को मैं यहां से हटा देता हूं, तो आपके पास En1 मींस फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो है उसका एक्सप्रेशन ये आ गया है साइन जीरो एच डैश साइन जीरो। एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एच डैश की एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहां पर जो इस एच डैश की, एच डैश हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग में हमने मेंशन किया था कि जो हमारा एच डैश है यहां पर वो पर्टर्बेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसकी, पर्टर्बेशन की, किसके ऊपर हमने ये वैल्यू निकाली है, ये साइन जीरो क्या है, ये आयन स्टेट्स हैं किसकी, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की, तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होगा वो क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा किसका, पर्टर्बेशन का, और ये एवरेज वैल्यू हम पर्टर्बेशन की निकालेंगे किसके ऊपर, आयन स्टेट्स ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के ऊपर, तो ये लाइन आप यहां पर लिखेंगे, इक्वेशन 9 रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी आयन वैल्यू ऑफ एनएस स्टेट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको एग्जाम में आता है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के लिए, नॉन डीजेनरेट केस के लिए, तो आपको एग्जाम में यहां तक करना होगा, तो इक्वेशन 9 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन टू एनर्जी आयन वैल्यू ऑफ एनएस स्टेट फॉर नॉन डीजेनरेट केस है हमारे पास, इस चीज का ध्यान रखिएगा, अभी हम नॉन डीजेनरेट केस को डिस्कस कर रहे हैं। दस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी इज द एवरेज वैल्यू ऑफ पर्टर्बेशन एच डैश ओवर कोरस्पॉन्डिंग अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। तो यहां पर जो En1 है ये क्या है, ये जो टर्म लिखी है यहां पर, ये बेसिकली एवरेज वैल्यू है किसकी, इस पर्टर्बेशन एच डैश की, और ये पर्टर्बेशन की एवरेज वैल्यू हमने किसके ऊपर निकाली है, ये हमने निकाली है साई एन जीरो के ऊपर। साई एन जीरो क्या है, ये अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स हैं किसकी, हमारे फिजिकल सिस्टम की। तो स्टूडेंट्स, तो जो हमारी एनर्जी होगी पर्टर्ब्ड सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, जो एनर्जी होगी पर्टर्ब्ड सिस्टम की वो होगी हमारे पास इस केस में En, वो किसके बराबर होगी, एनर्जी ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी जो हमने निकाला है En1। तो जो हमारे पास एनर्जी होगी पर्टर्ब्ड सिस्टम की वो इक्वल टू होगी एनर्जी ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम प्लस फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन En1 जो हमने निकाला है। तो अगर हम यहां पर En1 की वैल्यू पुट कर दें तो En की वैल्यू जो हमारे पास होगी यहां पर वो क्या हो जाएगी, En0 ऐसी रहेगा प्लस En1 की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया जिसकी यूज हमें आगे पढ़ सकती है, तो इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स, हमने टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के नॉन डीजेनरेट केस को, पहले केस को फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के एक्सप्रेशन तक कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन ऑफ एनएस स्टेट फाइंड करना है, और बाकी का जो पार्ट है टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का उसे भी कंप्लीट करना है, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो मिलेंगे बाकी बचे हुए पार्ट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के साथ। टिल देन टेक केयर।